आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज, चैप्टर नंबर 9, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से चार्ल्स डार्नी को फिर से कैद कर लिया जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। और इस मुकदमे के दौरान मिस्टर डिफाज एक डायरी लेकर आती हैं जो कि डॉक्टर मैनेट ने तब लिखी थी जब वो जेल में थे। तो अब शुरू करते हैं कि उस डायरी में क्या लिखा था। उस डायरी में लिखा था, मैं अलेक्जेंडर मैनेट डॉक्टर इस दुखद गवाही को बेस्टाइल में अपनी उदास कोठरी में 1767 के आखिरी महीने के दौरान लिख रहा हूँ। मैंने इसे बड़ी ही मुश्किल से लिखा है और इसे चिमनी में छिपाने की योजना भी बना रहा हूँ। शायद कुछ दयालु इंसान इसे ढूंढ सकते हैं वहाँ तब जब मैं और मेरे दुख यहाँ से चले गए हों। अब देखो डायरी में क्या लिखा था, आगे पढ़ते हैं। 22 दिसंबर 1757 को मैं एक रोगी को देखकर घर लौट रहा था, तभी एक गाड़ी रुकी और दो लोग यह कहते हुए बाहर निकले कि मुझे अभी आपकी जरूरत है। उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं दी। मुझे गांव के एक गरीब घर में ले जाया गया और एक कमरे में दिखाया गया कि जहां एक खूबसूरत महिला बिस्तर पर बड़ी ही दर्द के साथ लेटी हुई थी। उस महिला की आंखें सिर की तरफ घूम रही थी, यानी वो बहुत ज्यादा बीमार थी। वह बार बार दोहरा रही थी, मेरे पति, मेरे पिता, मेरे भाई, और फिर बारह बार ऐसे ही करती रही। मैंने उसकी सावधानी से जांच की, लेकिन देख सकता था कि उसका दर्द उसके मन में था, न कि उसके शरीर में। मैंने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। कुछ समय बाद यह एक युवक सज्जन ने मुझे बताया, यानी उन्हीं दोनों भाइयों में से एक ने मुझे बताया कि एक और मरीज है जिसे मेरे ध्यान की जरूरत है। मुझे दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां एक पुरुष जिसकी उम्र करीबन 17 वर्ष से अधिक नहीं थी, बस वहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अपनी छाती को कसकर पकड़ रखा था। मैंने देखा कि उस पर एक तलवार से वार किया गया है और वह उसके छाती पर एक तलवार का घाव है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन युवक ने मरने से पहले मुझे अब तक की सबसे भयानक कहानी सुनाई। बालक ने मुझे समझाया कि जिन दो लोगों ने मेरी सेवाओं को यूज किया है, यानी जो दो लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं, वे हैं मार्किस सेट एवरमोर और उनके जुड़वा भाई। जिस गंभीर रूप से बीमार महिला का मैंने अभी अभी इलाज किया है, वह तलवार से घायल इंसान की बहन थी, जिसकी शादी हाल में ही मार्किस के एक नौकर से हुई थी। जब मार्किस के भाई ने इस महिला को देखा तो उसने फैसला किया कि इतनी सुंदर महिला उसके पास होनी चाहिए। अब उस महिला का जो पति था वो बहुत गरीब था और वह मार्किस की इस हरकत से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। इसलिए मार्किस ने अपने उस नौकर को पूरे दिन पूरी रात खेतों के काम में लगाए रखा। थके हारे उस गरीब पति ने एक दिन दोपहर में अपना काम रोक दिया और 12 बार सिसकियां लेते हुए मर गया। मार्किस भाइयों को सुंदर महिलाओं का अपहरण करने का अवसर मिल गया। जब महिला के पिता को यह पता चला कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, तो वो उस बूढ़े बुजुर्ग का भी दिल टूट गया और वह भी मर गया। लड़की का छोटा भाई ही केवल वही था जो परिवार का सम्मान बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अपनी दूसरी छोटी बहन को ऐसी जगह पहुंचाया जहां पर ना तो मार्किस पहुंच सके और ना ही उसका भाई उसे ढूंढ सके। उसने दोनों मार्किस भाइयों का सामना भी किया और मारपीट हुई और मार्किस भाई ने अपनी तलवार से उसके सीने पर वार कर दिया। डॉक्टर मैनेट बताते हैं कि मैं 10 दिनों तक उसी बहन के साथ रहा, लेकिन वह वही शब्द बार बार दोहरा रही थी, मेरे पिता, मेरे पति, ये सब चीजें। और ऐसा करते करते उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई इसकी। इस पर दोनों भाई बड़ी ही राहत महसूस करते हैं और उनमें से एक ने ये कहा कि आखिरकार लड़की भी मर गई। डॉक्टर मैनेट बताते हैं कि उन्होंने मुझे सोना देने की कोशिश की, यानी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक दिन बाद सोना मेरे घर तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी मैंने उस सोने को नहीं लिया। हालांकि वह भयानक घटना मुझे अभी तक परेशान कर रही है और मैंने उस रात मंत्री को एक पत्र लिखने का फैसला किया जिसमें मैंने सब कुछ बताया था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस मामले का कुछ हो भी सकता है, लेकिन मुझे अपना मन तो शांत करना था। इसके अलावा मैंने सारा मामला अपने आप में रखा और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी इस बारे में नहीं बताया। अगले दिन
अभी तक मैंने पत्र भेजा ही नहीं था, तभी मुझे एक सूचना आई कि एक महिला मुझसे मिलना चाहती है। वह एक सुंदर और विनम्र युवती थी, सुंदर महिला और नम्र स्वभाव की महिला थी, जिन्होंने खुद को मार्किस सेट एवरमोंड की पत्नी के रूप में मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को। वह बहुत परेशान लग रही थी। उसने इस क्रूर कहानी यानी इस पूरे मामले के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा लिया था और वह उस छोटी बहन से संपर्क करना चाहती, उस छोटी बहन से मिलना चाहती थी जिसको बचा लिया गया था। यानी मैंने अभी अभी पढ़ा कि एक महिला को किडनैप कर लिया था, एक बहन को, और जो छोटी बहन थी उसको छुपा दिया गया था। तो उसी महिला से ये मिलना चाहती थी। अब जो मार्किस की ये पत्नी थी, ये एक दयालु महिला थी जो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका लक्ष्य तो ये था कि इस बेकार से घर से वह क्रोध और गुस्सा या ये सभी बेकार की चीजों को दूर कर सके। डॉक्टर मैनेट कहती है कि मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं छोटी बहन के पते के बारे में नहीं जानता हूं। जाने से पहले मैंने उसके साथ गाड़ी तक गया जहां उसने मुझे एक छोटे लड़के से मिलवाया जो 2 या 3 साल से अधिक का नहीं था, और यह था उसका भतीजा चार्ल्स जिससे मैं मिला। उस महिला का अंतिम शब्द ये थे कि उसे डर था कि लड़का अपनी विरासत में रहते हुए कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, यानी अपने चाचा और अपने पिता के साथ रहते हुए कभी कामयाब नहीं होगा। अंत में उसने अपने पिता और अपने चाचा के सभी महिला कहती है कि आखिरकार क्या होगा कि अपने पिता और अपने चाचा के सारे जो बुरे कर्म है उसका सारा भुगतान इसी चार्ल्स को शायद करना पड़ेगा। इसके बाद वह महिला वहां से चली जाती है और डॉक्टर मैंडल बताती हैं कि मैंने मार्किस के बारे में और कोई जानकारी न बताते हुए अपना पत्र भेज दिया। उसी रात मेरा नौकर अर्नेस्ट डिफास ने मुझे बताया कि एक युवक मुझसे मिलने आया है जिसे एक मरीज के घर पर अभी बुलाने के लिए भेजा गया था, और ये जगह है र्यू एसटी होनर, मतलब ऐसी जगह पर। जब मैं इंतजार कर रही गाड़ी में चढ़ा तो मुझे वहीं पर बांध दिया गया। गली के एक कोने से 2 भाई सामने आए और मुझे पहचान लिया। तब मार्किस ने अपनी जेब से वह पत्र निकाला जो मैंने लिखा था, मुझे दिखाया। मार्किस ने मुझे उस पत्र को दिखाया और लालटेन की रोशनी में जला दिया। मैं एक शब्द नहीं बोल पाया। फिर मुझे जेल में मेरी जीवन भर की कब्र में डाल दिया गया। मैंने अपने आप से कहा, यदि परमेश्वर है, यानी अगर भगवान है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि ये दोनों व्यक्ति ऐसी दर्दनाक मौत मरे और उनकी पूरी नस्ल ही नष्ट हो जाए। मैं उनसे स्वर्ग और पृथ्वी पर ना भेजने की प्रार्थना करता हूं भगवान से। अब ये पत्र जब समाप्त होता है तो मैडम डिफास जो थी वो कहते हुए सुनाई दी कि चलो देखते हैं डॉक्टर मैनेट कि तुम अब इसे कैसे बचाते हो। फिर सभी मेंबर्स थे अदालत के, उन्होंने वोट किया और चार्ल्स डार्ने मार्किस के भतीजे यानी चार्ल्स डार्ने को हत्या करने का दोषी साबित कराया गया। मतलब कि वैसे डेथ मारा तो इसके अंकल ने था, पर सजा इसको हो रही है। चार्ल्स मार्किस सेट एवरमोंड को कसरंजी में ले जाने का फैसला सुनाया गया और 24 घंटे के अंदर उसे मौत की घाट उतार देने का सजा हुई। लूसी वहां पर बड़ी ही घायल रूप से जख्मी थी, यानी बहुत दुख हो रहा था उसे, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं बोला। वह अपनी पति के खातिर बहादुर बनना चाहती थी। चार्ल्स ने अपनी खूबसूरत पत्नी को गले से लगाया और उसे अलविदा कहा। डॉक्टर लगभग अपने घुटनों पर गिर गया, पर चार्ल्स ने उन्हें गिरने नहीं दिया। चार्ल्स बोलते हैं, नहीं, मुझे अब पता है चला कि जब तुमने मेरे वंश पर संदेह किया, मतलब मेरे परिवार पर शक किया, तब और तुम मुझे मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, और मैं समझ सकता हूं कि उस समय जब तुम मेरे बारे में सोचते थे तुम किस तकलीफ से गुजर रहे थे। मुझे पता है कि तुमने अपनी बेटी के खातिर काफी संघर्ष किया है। मैं तुम्हारे प्यार और कर्तव्य के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूं। भगवान हमेशा आपको साथ दे। इसके बाद डॉक्टर मैनेट ने एक चीख निकाली और अपने बालों को पागलपन से नोचना शुरू कर दिया।
फिर चार्ल्स को पहरेदार जल्दी से वहां से खींचकर ले गए, जबकि लूसी उसके चेहरे पर एक नजर के साथ मुस्कुराती रही। जैसे ही चार्ल्स को अदालत से बाहर निकाला गया, लूसी अपने पिता की ओर मुड़ी और प्यार से अपनी सिर उनकी छाती पर रखा और गिर पड़ी। सिडनी कार्टन तुरंत वहां पर आया और बाहर खड़ी गाड़ी में लूसी को ले गया। जब वे डॉक्टर के घर पहुंचे तो नन्ही लूसी सामने आई। उसने देखा कि कार्टन जो है उसकी मां को गोद में उठाकर लेकर आ रहा है। लिटिल लूसी सिडनी कार्टन से कहती है, ओ कार्टन, अब तुम आ गई हो तो तुम हमारी मदद करो। क्या तुम हमारी मदद करोगे ना? कार्टन लूसी के सामने झुकता है और अपने गाल उसके चेहरे पर रख देता है और उसके कान में फुसफुसाता हुआ बोलता है, मैं वादा करता हूं, लेकिन क्या जाने से पहले मैं तुम्हारी मां को किस कर सकता हूं? जैसे ही कार्टन लूसी के गाल पर अपने होठ रखने के लिए झुकता है, उसने फुसफुसाते हुए कुछ शब्द कहे लूसी के कान में, और जिस बच्ची ने यानी लिटिल लूसी ने इन शब्दों को सुना, उसने कई साल बीत जाने के बाद जब वह बूढ़ी हो गई तब ये शब्द बताए कि उस समय सिडनी कार्टन ने क्या शब्द बोले थे। वो शब्द है अ लाइफ फॉर यू, यानी एक जीवन जो ये जीवन तुम्हारी जिंदगी के लिए, ये जीवन तुम्हारे प्यार के लिए। यानी वो कहना चाहता है कि तुम्हारे प्यार की खातिर मैं तो अपना जीवन तक दांव पर लगा सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 10 भी आपको